गांव में दो बहनें रहती थीं, लक्ष्मी और गीता। लक्ष्मी बड़ी थी और उसे शुरू से ही अमीर बनने का शौक था, जबकि गीता सादगी से खुश रहती थी। समय बीता और लक्ष्मी की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी से हो गई। वह एक आलीशान बंगले में रहने लगी और ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगी। दूसरी ओर गीता ने गांव के एक साधारण किसान से शादी कर ली और गांव में ही रहकर अपने पिता का ख्याल रखती रही। समय बीतता है, लक्ष्मी अमीर घर में बस गई है और गीता गांव में एक साधारण जीवन जी रही है। एक दिन गीता अपनी बहन से मिलने शहर जाती है। लक्ष्मी उसे देखकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती। अरे गीता, देखो तुम्हारा हुलिया। तुम अब भी इन्हीं पुराने साधारण कपड़ों में हो। मेरी नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। दीदी, कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए होते हैं। मुझे अपने कपड़ों में कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरे लिए तो मेरा परिवार और प्यार सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मी की अमीरी और गीता की सादगी के कारण उनके रिश्ते में एक दरार पैदा हो जाती है। लक्ष्मी को अपनी अमीरी पर घमंड था, जबकि गीता रिश्तों और सच्चाई को अहमियत देती थी। कुछ महीने बाद गीता को अपने पति की अचानक बीमारी की खबर मिलती है। गीता अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर में लक्ष्मी के पास मदद मांगने जाती है। दीदी, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। देखो गीता, मैं तुमसे हर बार नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना खर्चा खुद संभालना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर गीता का दिल टूट जाता है। बिना किसी सहायता के वह दुखी मन से वापस गांव लौट जाती है। फिर भी गीता अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। कई महीनों की सेवा के बाद उसका पति ठीक हो जाता है। इसी बीच लक्ष्मी के पति का व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाता है और लक्ष्मी पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। उसकी आलीशान जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। अब लक्ष्मी को अपनी अमीरी और शान का घमंड टूटता है और वह अपने पुराने दिन याद करने लगती है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे पास जो भी था वो सब चला गया। अब कौन हमारी मदद करेगा? शायद यही वक्त है कि हमें अपने पुराने रिश्तों की ओर देखना चाहिए। वही लोग होते हैं जो असली संकट के समय काम आते हैं। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगती है। उसके मन में पछतावा होता है कि उसने अपनी बहन को कैसे दुत्कारा था। लक्ष्मी अपनी बहन गीता के गांव जाने का फैसला करती है। वह एक साधारण साड़ी पहनकर बिना किसी शान के गीता के दरवाजे पर पहुंचती है। गीता उसे देखकर हैरान होती है। गीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज मैं खुद उस स्थिति में हूँ जहाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दीदी, आप मेरी बहन हैं। मैं आपकी मदद करना अपना फर्ज समझती हूँ। रिश्ते अमीरी और गरीबी से ऊपर होते हैं। गीता ने लक्ष्मी को अपने घर में सहारा दिया। उसने उसे दिलासा दिया और उसके लिए काम की व्यवस्था में मदद की। गीता का प्यार और अपनापन देखकर लक्ष्मी को महसूस हुआ कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि पैसों में। गीता की सेवा और देखभाल से लक्ष्मी को जीवन में फिर से नया मकसद मिलता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करती है। बहन, मैंने इस गांव में रहकर ही सच्ची अमीरी का अनुभव किया है। अब मैं भी दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। दीदी, यही तो असली सुख है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वही हमारी असली दौलत है। लक्ष्मी अब अपने पैसे का सही उपयोग करती है और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलती है। गीता भी उसमें उसका साथ देती है और बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है। दोनों बहनें मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करती हैं। लक्ष्मी और गीता ने मिलकर अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। एक तरफ लक्ष्मी ने अपनी अमीरी का सही अर्थ समझा, तो वहीं गीता ने अपने प्यार और सादगी से बहन का दिल जीत लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार और सेवा में होती है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। अंधेरी रात है, आसमान में काले बादल हैं और बीच-बीच में चांद की हल्की सी झलक दिख रही है। हवा में अजीब सी ठंडक है, जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। कुत्ते दूर कहीं से लगातार भौंक रहे हैं और जंगल से आती हल्की-हल्की चीखों की आवाज गांव के लोगों को और बेचैन कर रही है। यह कहानी है एक सुनसान गांव की, जहां के लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं।
कहते हैं इस गांव के जंगल में एक भयावह चुड़ैल का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और जो भी उसे देखता है उसकी जान जाती है। पेड़ के पास में एक आग जल रही है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है और आग की जलती हुई आवाजों के बीच एक बुजुर्ग आदमी लोगों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। सबकी निगाहें बुजुर्ग जमी हुई हैं। बच्चों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। सालों पहले इस गांव में एक सुंदर लेकिन क्रूर महिला रहती थी। उसका नाम था सुंदरी। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही निर्दयी भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। दादाजी, ये चुड़ैल कैसे बनी? क्या सच में उसकी आत्मा भटकती है? हाँ, ये सच है। एक दिन एक रहस्यमय जादूगर बाबा हमारे गांव में आए थे। लोगों को उसकी शक्तियों से डर लगता था। सुंदरी, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी। एक दिन बाबा वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे, तभी सुंदरी वहां आती है। बाबा का मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है, तुम तो वही ढोंगी बाबा हो जो लोगों को लूटता है। लेकिन वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने गुस्से में सुंदरी को श्राप दे दिया और कहा, आज से तू जीवित और मृत के बीच फंसी रहेगी। तू दुनिया में ना इंसान रहेगी और ना भूत, सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा, एक चुड़ैल बनकर। इस श्राप के बाद सुंदरी का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, उसके लंबे काले बाल बिखर गए और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह एक चुड़ैल में बदल गई थी। गांव के लोग उस कहानी को सुनकर घबराए हुए हैं और चारों ओर सहमी हुई निगाहों से देख रहे हैं। धीरज बोलता है, दादाजी, क्या ये चुड़ैल आज भी उस जंगल में है? हाँ, कहते हैं कि वो हर पूर्णिमा की रात को जंगल में दिखाई देती है। उसकी चीखें आज भी उस जंगल में गूंजती हैं। वो जो भी उसे देखने की गलती करता है, उसे अपनी आत्मा के साथ ले जाती है। रात को गांव का एक नौजवान विक्रम हिम्मत दिखाते हुए उस चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। ये सब कहानियां हैं और सच में चुड़ैल नहीं होती है। आज ये सबको पता चल जाएगा। उसने ठान लिया था कि वह उस चुड़ैल को देखेगा और सच का पता लगाएगा। परंतु उस रात जंगल का माहौल और भी डरावना था, जैसे सब कुछ चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही विक्रम जंगल में घुसता है, ठंडी और सर्द हवा चलने लगती है। पेड़ रहस्यमय तरीके से हिल रहे हैं और जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है। विक्रम के कदम भारी पड़ने लगते हैं और वह एक जगह रुक जाता है। सामने एक काला साया दिखाई देता है। कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने सुंदरी चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है। उसके लंबे बिखरे बाल, खून सी लाल आंखें और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। विक्रम का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उसकी चीख गले में ही दब जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ती है। उसकी हर सांस जैसे विक्रम के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी है। विक्रम कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जैसे जवाब दे देती हैं। चुड़ैल उसकी आंखों में गहराई से देखती है और उसकी आंखों से बहता हुआ खून विक्रम के दिल को थमने पर मजबूर कर देता है। तुझे पता था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। अब तेरा सामना मुझसे हो चुका है और अब तू कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। एक तेज चीख के साथ चुड़ैल विक्रम के करीब आती है और उसकी आत्मा को खींच लेती है। विक्रम का शरीर वहीं ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखें खुली रहती हैं, जैसे कि वो अब भी उस भयानक दृश्य को देख रही हो। अगली सुबह गांव के लोग विक्रम की तलाश में जंगल में जाते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पाते हैं। उसकी खुली आंखें और पीला चेहरा सभी को खौफ में डाल देता है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि विक्रम ने चुड़ैल को देखा और वह अब कभी वापस नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और पक्का हो गया कि चुड़ैल आज भी जंगल में है और जो भी उससे मिलने की कोशिश करता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता।
इस तरह से सुंदरी की कहानी, जो एक घमंडी महिला से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई थी, गांव में एक खौफनाक हकीकत बन गई और लोग हमेशा के लिए उस जंगल से दूर रहने लगे। मिस्टर वर्मा अपने आलीशान बंगले में बैठे हुए हैं। उनके पास नौकर चाकर, महंगे फर्नीचर और तमाम सुख सुविधाएं हैं। दूसरी ओर रामू अपने टूटे फूटे झोंपड़े में अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने की सोच रहा है। सुनिए जी, हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारी बेटी का क्या होगा? कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। इतने दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। क्या करूं भाग्यवान, कोई काम ही नहीं मिल रहा। मैं देखता हूं कहीं कुछ मिल जाता है तो खाने के लिए। रामू अपनी फटी धोती और पुरानी कमीज पहने मिस्टर वर्मा के बंगले के दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में भूख और थकावट साफ झलक रही है। वह हिम्मत जुटाकर बोलता है, कोई है घर में? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरा नाम रामू है। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। क्या आप थोड़ा खाना दे सकते हैं? तुम गरीब लोग हमेशा मांगने ही आते हो। मेहनत क्यों नहीं करते? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। साहब, मैं मेहनती आदमी हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मदद करेंगे तो मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। जाओ यहाँ से। रामू दुखी मन से वहां से चला जाता है। रामू भूखा और थका हुआ एक मंदिर के पास बैठा है। वहां एक दयालु बुजुर्ग उसे देखता है। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? बाबा, मेरे पास काम नहीं है, परिवार भूखा है। मैंने एक अमीर आदमी से मदद मांगी, लेकिन उसने मुझसे दुत्कार कर भगा दिया। बेटा, दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। ये लो 10 रुपए, इसे अपना पहला कदम मानो और आगे बढ़ो। मेहनत से ही तुम्हारी तकदीर बदलेगी। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। रामू पैसे से फल खरीदता है और अपनी भूख मिटाता है। फिर वह आत्मविश्वास के साथ काम की तलाश शुरू करता है। 6 महीने बाद रामू अब एक छोटी सी चाय की दुकान का मालिक बन गया है। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। उसकी दुकान पर रौनक है। एक दिन मिस्टर वर्मा अपनी गाड़ी से गुजरते हुए रामू की दुकान पर आते हैं। अरे, तुम तो वही हो। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब थी। ये दुकान कैसे खोल ली? साहब, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया। एक दयालु बाबा ने मुझे मदद दी और मैंने ईमानदारी और मेहनत से अपना काम शुरू किया। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा। साहब, माफ करने का काम बड़ा दिल मांगता है। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती समझी। रामू मिस्टर वर्मा को चाय परोसता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। मिस्टर वर्मा अपनी गलती से सीख लेते हैं। वह अब अपने धन का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा अपने नौकर मोहन से, मोहन, अब से हमारे दरवाजे पर जो भी मदद मांगे, उसे खाली हाथ मत भेजना। मैंने अपनी गलती से सीखा है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर रामू अपनी दुकान को और बड़ा करता है। वह भी जरूरतमंदों की मदद करने की ठान लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं। नीतू की अभी अभी शादी हुई है। वो अपने मायके से विदा हो रही है। माँ और पिताजी उससे मिलते हैं। नीतू की माँ, बेटी, ससुराल में हमेशा सबका मान रखना, सबके दिल में अपनी जगह बनाना, सबका ख्याल रखना। अब से वो भी तुम्हारा घर है। जी माँ, मैं आपकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूलूंगी। नीतू विदा होकर अपने ससुराल की ओर बढ़ती है। उसके दिल में खुशी और डर का अजीब सा मिश्रण है। ससुराल में नीतू का स्वागत होता है। सास सुधा दिखने में तो मुस्कुरा रही है, लेकिन उनकी आंखों में कड़कपन झलक रहा है। बहू, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन यहाँ हर काम के लिए नियम हैं। जी माँ जी, मैं सब सीख लूंगी धीरे धीरे। रामदयाल नीतू के ससुर बोलते हैं। नीतू बेटा, चिंता मत करो, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। नीतू को राहत मिलती है, लेकिन सुधा के व्यवहार से वह थोड़ी सहमी रहती है। अगले दिन सुबह नीतू को जल्दी उठने को कहा गया था। वह जल्दी उठकर रसोई में जाती है। बहू, सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना होगा और ध्यान रखना कि इसमें कोई गलती न हो। जी माँ जी।
नीतू पूरी लगन से नाश्ता बनाती है। जब नाश्ता परोसा जाता है तो सुधा गलती निकालने लगती है। ये क्या बनाया है? पूरियां इतनी मोटी क्यों हैं? और सब्जी में नमक भी कम है। कैसा खाना बनाया है तुमने? माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी, अब से नहीं होगा आगे से। रामदयाल चुपचाप सब देख रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। नीतू हर दिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुधा हर बात में कमी निकालती है। बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? माँ जी, मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की है, लेकिन शायद अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं सब सीख जाऊंगा। अमित नीतू का पति यह सब देखकर परेशान होता है, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने से डरता है। नीतू अपनी सहेली प्रीति से मिलने जाती है। वहां वह अपना दिल खोल कर रखती है। प्रीति, मुझे ससुराल में अपनापन महसूस नहीं हो रहा। माँ जी हर बात पर मुझे डांटती हैं, हर बात पर मुझे खरी खोटी सुनाती है, ताने मारती है कि मुझे कुछ नहीं आता है। प्रीति नीतू की दोस्त बोलती है। नीतू, सांसें ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम्हें खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। लेकिन मैं कैसे जवाब दूं? मैं तो बस सबको खुश करना चाहती हूँ। तुम ही बताओ और क्या करना चाहिए मुझे? हर बार चुप रहना सही नहीं है। तुम उनसे प्यार से बात करो और अपनी बात कहो, अपनी बातें समझाओ। प्रीति की बात से नीतू को थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है। रात में सुधा और रामदयाल नीतू के बारे में बात कर रहे हैं। सुधा, बहू पर इतना सख्त मत रहो। वह नई है और कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन ससुराल में अनुशासन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। पर प्यार से सिखाने में क्या दिक्कत है? वह भी इंसान है। अगर तुम उसको प्यार से सीखोगे तो वह जल्दी सीख जाएगी। सुधा थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन जवाब नहीं देती। अगले दिन नीतू हिम्मत जुटाकर सुधा से बात करने का फैसला करती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो क्या चाहती हो मुझसे तुम? बस थोड़ा प्यार और भरोसा। मैं हर चीज़ सीख जाऊंगी, लेकिन सख्ती से मुझे डर लगता है। आपको मुझे प्यार से सब सिखाना होगा। सुधा को नीतू की बात छू जाती है। वह चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सुधा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह नीतू को डांटने की बजाय उसे सिखाने लगती है। बहू, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद माँ जी। सुधा की तारीफ सुनकर नीतू को पहली बार अपनापन महसूस होता है। घर में अब खुशहाली का माहौल है। सुधा और नीतू के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया है। अमित नीतू का पति बोलता है। माँ, अब तो घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। हाँ, क्योंकि अब सास और बहू दोस्त बन गए हैं। नीतू को ससुराल में अब परिवार जैसा महसूस होता है। सब मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। सीख, रिश्ते प्यार और समझदारी से बनते हैं। कठोरता से रिश्तों में दरार आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करे। अंजलि के घर का दृश्य। घर जर्जर है। अंजलि एक सिलाई मशीन पर बैठी है। दीपक अंजलि का पति चारपाई पर लेटा हुआ है और मालती अंजलि की बेटी कोने में अपनी फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रही है। मालती बेटी, जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो। कल मास्टर जी को प्रोजेक्ट दिखाना है ना? माँ, लेकिन मेरी किताबें फटी हुई हैं। सब मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, किताबें नई हों या पुरानी, मेहनत से पढ़ने वालों की जीत हमेशा होती है। तुम टेंशन मत लो। लोगों का काम है मजाक बनाना। बस तुम मेहनत करती रहो। अंजलि, डॉक्टर ने कहा था कि मेरी दवाइयों में देरी मत करना। अब क्या करेंगे? हम घर में एक पैसा भी नहीं है तो दवा कहाँ से आएगी? मैं सिलाई का और काम ले आऊंगी। चिंता मत करो। जैसे पैसे खट्टे होंगे, हम तुम्हारी दवाई ले आएंगे। तभी अंजलि की पड़ोसन सुनीता उसके घर आती है। अंजलि, सब ठीक है तुम्हारे घर पर? कुछ ठीक नहीं है बहन। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिलाई का काम कर रही हूं। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने पति का इलाज करा सकूंगी। अंजलि बहन, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है। तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। विक्रम को मेरी गरीबी एक कमजोरी लगती है।
वह मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकता। वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा। एक बड़ा बंगला। विक्रम अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा हुआ है। घर के अंदर पार्टी चल रही है। विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। रिश्ते और भावनाएं समय की बर्बादी हैं। मैंने सिर्फ मेहनत से सब कुछ पाया है। मिस्टर शर्मा, जो विक्रम के दोस्त और उसके व्यापार पार्टनर हैं, विक्रम से बात करते हैं। विक्रम, धन और सफलता जरूरी है, लेकिन रिश्तों की कमी तुम्हारी आत्मा को खाली कर रही है। तुम अकेले पड़ रहे हो। तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। रिश्तों का अपना महत्व है। शर्मा जी, रिश्ते हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। रिश्ते, यार, रिश्तेदार, सब कुछ पैसों से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में है। रवि विक्रम का ड्राइवर यह सुन रहा होता है और चुपचाप सोचता है। बड़े लोग हमेशा यही सोचते हैं। रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब कोई अपना दूर हो जाता है और वो इस मतलबी दुनिया में वह अकेले रह जाते हैं। अंजलि विक्रम के ऑफिस आती है। वह संकोच के साथ विक्रम से मदद मांगती है। भैया, दीपक की तबीयत खराब है। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। आप थोड़े पैसे दे देते तो मेरी मदद हो जाती। तुम हर बार यही करने आती हो। मैंने यहाँ गरीबों के लिए आश्रम नहीं खोल रखा है जो मैं तुम्हारी मदद करता रहूं। खुद पर निर्भर क्यों नहीं होती? भैया, मैंने हमेशा अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन कुछ हालात इंसान के बस में नहीं होते। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी खुद की गलती है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, उसके घर में शादी मत करो, वह हमारे हसीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भैया, ये बात है, याद रखना, मुसीबत किसी पर भी कभी भी आ सकती है। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अंजलि टूटे दिल के साथ लौट जाती है। वह सोचती है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा। अंजलि दिन रात काम करती है। वह सिलाई का काम बढ़ाने के लिए अपनी माँ की पुरानी चूड़ियाँ बेच देती है। सुनीता अंजलि के घर आती है और बोलती है, अंजलि, तुम अपने भाई से फिर से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो इस बार तुम्हारी मदद कर दे। मेरे भाई को रिश्तों की कदर नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रास्ता बनाऊंगी। उसे झुकने नहीं दूंगी इस दुनिया के आगे। तुम टेंशन मत लो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मालती स्कूल में प्रतियोगिता की तैयारी करती है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म और प्रोजेक्ट अधूरे हैं। वह स्कूल में मजाक का शिकार होती है। सब उस पर बहुत हंसते हैं, गरीब बोलकर मजाक बनाते हैं, बहुत उदास हो जाती हैं। माँ, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। सब मुझ पर हंसते हैं। मेरा मजाक बनता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। तुम कामयाब हो जाओगी तो सबके मुंह खुद बंद हो जाएंगे। अंजलि सिलाई का एक बड़ा ऑर्डर लेती है, लेकिन काम पूरा करते करते बीमार हो जाती है। दीपक और मालती उसे संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। विक्रम के बिजनेस में घाटा होने लगता है। उसके कर्मचारी धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाते हैं। मिस्टर शर्मा उसे चेतावनी देते हैं। विक्रम, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनों का साथ छोड़ दिया। अपनी बहन को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। रवि विक्रम को अंजलि के संघर्ष की कहानी बताता है। विक्रम यह सुनकर चौंक जाता है। मैंने हमेशा अपनी बहन की मेहनत का मजाक उड़ाया। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। विक्रम अंजलि के घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर वह भावुक हो जाता है। विक्रम अंजलि से माफी मांगता है। वह दीपक का इलाज कराने का वादा करता है और मालती की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेता है। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, परिवार में माफी की जरूरत नहीं होती। बस साथ होने का एहसास चाहिए, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। विक्रम अंजलि को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बिजनेस संभालने में मदद करने की पेशकश करता है। मालती स्कूल की प्रतियोगिता जीतती है और मंच पर भाषण देती है। आज मैंने जो जीत हासिल की है वो मेरी माँ की जीत है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, किसी के आगे झुकने नहीं। मेरी माँ ने सिखाया है कि मेहनत और रिश्तों से बड़ी कोई ताकत नहीं। पैसा जिंदगी की हर मुश्किल का हल नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। विक्रम और अंजलि गर्व से एक दूसरे को देखते हैं। विक्रम, अंजलि और पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है।
विक्रम अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करता है और अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करता है। सीख रिश्तों की कीमत समझें। मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कहानी शुरू होती है 18 वर्षीय लड़की आर्या से, जो अपनी जिंदगी में बार बार असफल होने और दोस्तों के ताने सुनकर हताश हो चुकी थी। एक दिन वह अपने घर से दूर एक वीरान जंगल में चली गई। अकेलेपन और निराशा में डूबी हुई वह जंगल के बीचों बीच पुराने खंडहरों में भटकते हुए जा पहुंची। खंडहरों में घूमते हुए आर्या को मिट्टी में दबा एक चमकीला सामान दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उसे बाहर निकाला। यह एक प्राचीन घड़ी थी, जिसका डिजाइन अजीब और डरावना था। घड़ी की सुइयां जंग लगी हुई थी और उसकी डायल पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। आर्या ने वह घड़ी घर ले आई। उसने सोचा कि यह घड़ी शायद किसी पुरानी चीजों के संग्रहकर्ता को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। मगर घड़ी को देखते ही उसे एक अजीब सी दिलचस्पी होने लगी। उसने उसे साफ करके अपनी टेबल पर रख दिया। रात के समय जैसे ही आर्या सोने के लिए गई, घड़ी की सुइयों ने अजीब तरह से घूमना शुरू कर दिया। इससे गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकार में बदल गया। सामने खड़ा आदमी 30 साल का दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और शरीर से निकलती ठंडक ने उसे डरावना बना दिया। तुम कौन हो? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। मैं कालसुर, इस घड़ी का रखवाला। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। आर्या को पहले डर लगा, मगर फिर उसके मन में लालच ने जगह बना ली। उसने कहा, अगर तुम मेरे आदेश मानोगे तो मुझे अमीर बना दो। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई दुख न हो। कालसुर ने कहा, जैसा आप चाहें। अगले दिन आर्या को पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो गए हैं। यह देखकर वह खुशी से झूम उठी। लेकिन उसी रात खबर आई कि उसके शहर के बैंक में डकैती हुई है और सभी गार्ड मारे गए हैं। आर्या को लगा कि यह सब कालसुर का किया हुआ है। उसने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारा काम है? तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुम्हें पैसे दिए। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। धीरे धीरे आर्या का परिवार भी कालसुर के अंधेरे से घिरने लगा। उसका छोटा भाई आरव खेलते हुए कालसुर से टकरा गया। क्या तुम मुझे उड़ा सकते हो? उसने मासूमियत से पूछा। कालसुर कहा, जरूर। कालसुर ने उसे हवा में उठाकर जंगल की ओर फेंक दिया। आरव का शरीर पेड़ों पर गिरा और उसकी जान चली गई। आर्या के माता पिता ने कालसुर से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने घड़ी को तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, कालसुर ने उनके प्राण ले लिए। आर्या अब अकेली रह गई थी। आर्या ने अपनी बड़ी बहन श्रुति को सारी बातें बताई। दोनों ने मिलकर कालसुर से छुटकारा पाने का उपाय सोचना शुरू किया। श्रुति ने घड़ी पर लिखे रहस्यमय चिन्हों का मतलब खोज निकाला। उसने बताया, यह घड़ी एक श्रापित वस्तु है। इसे केवल वापस उसी जगह पर ले जाकर नष्ट किया जा सकता है जहां से इसे लाया गया था, लेकिन इसके लिए हमें इसका मालिक यानी कालसुर को कमजोर करना होगा। कालसुर ने उनकी बातें सुन ली। वह ठहाका लगाते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन श्रुति ने चालाकी से घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमा दिया। इससे कालसुर कमजोर पड़ने लगा। उसने आर्या और श्रुति पर हमला किया, लेकिन वे घड़ी लेकर जंगल की ओर भाग गई। जंगल में पहुंचते ही श्रुति ने घड़ी को खंडहरों के बीच उसी जगह पर रख दिया जहां से आर्या ने इसे पाया था। जैसे ही उन्होंने घड़ी तोड़ी, कालसुर चीखते हुए धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। आर्या और श्रुति ने राहत की सांस ली।
इस घटना ने उन्हें सिखाया कि लालच और गलत रास्तों का अंत हमेशा विनाश होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि हर प्राचीन वस्तु केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि उसमें छिपा रहस्य कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वीर और कार्तिक गांव के बुजुर्ग माली बाबा के पास बैठे हैं, जो खजाने की कहानी सुना रहे हैं। माली बाबा बोले, बेटा, इस जंगल में एक खजाना है जो कई सालों से छिपा हुआ है। उस खजाने की रक्षा एक शक्तिशाली राक्षस करता है और जंगल की रहस्यमयी परी ही उस खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता जानती है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए बहादुरी और समझदारी की जरूरत है। वीर बोलता है, माली बाबा, क्या सच में कोई खजाना है? अगर हम बहादुर बनकर जाएं, तो क्या हम खजाना पा सकते हैं? माली बाबा, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि जंगल में कहाँ जाना है? माली बाबा थोड़ा सोचते हैं और फिर उन्हें जादुई जंगल के रास्ते के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है। ध्यान रखना, उस राक्षस को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, परी पर विश्वास करना तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगले दिन वीर और कार्तिक अपना सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल घना और डरावना है। हर तरफ रहस्यमयी आवाजें और अजीबोगरीब पेड़ हैं। दोनों थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन वीर की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। दोनों जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां सुनहरी मछलियां तैर रही हैं। तभी अचानक झील के पानी में हलचल होती है और एक सुनहरी रोशनी में परी प्रकट होती है। वीर और कार्तिक, अगर खजाना चाहिए तो हमसे जीतना होगा। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब सही दिए तो अगले पड़ाव पर पहुंच जाओगे। लेकिन एक गलत जवाब और तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। हाँ, हम तैयार हैं। बताइए, पहली परीक्षा क्या है? परी उन्हें झील के किनारे एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करती है, जहां 3 बक्से रखे हैं, एक सुनहरा, एक चांदी का और एक लोहे का। इनमें से एक बक्से में खजाने का रहस्य है और बाकी 2 बक्सों में तुम्हारी राह में मुश्किलें। सोच समझकर सही बक्सा चुनो, क्योंकि गलत बक्सा खोलते ही तुम राक्षस के जाल में फंस जाओगे। वीर ध्यान से तीनों बक्सों को देखता है और उसे महसूस होता है कि सुनहरे और चांदी के बक्से आकर्षक हैं, लेकिन लोहे का बक्सा साधारण दिखता है। उसने माली बाबा की सिखाई बात को याद किया कि खजाना पाने के लिए बाहरी चमक धमक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह लोहे का बक्सा खोलता है और उसमें एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर खजाने का पहला सुराग लिखा है। देखो कार्तिक, हमें सही बक्सा मिला। चलो अगले सुराग का पीछा करते हैं। वे दोनों परी की मदद से आगे बढ़ते हैं और जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ सब कुछ शांत और ठंडा है। अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और उनकी दूसरी परीक्षा सामने आ जाती है। उनके सामने एक बड़ा आईना प्रकट होता है, जिसमें उनकी अपनी ही परछाइयां दिखाई देती हैं। अचानक परछाइयां बोलने लगती हैं। वीर और कार्तिक, अगर खजाना चाहिए तो हमसे जीतना होगा। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब सही दिए तो अगले पड़ाव पर पहुंच जाओगे। लेकिन एक गलत जवाब और तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। हम तैयार हैं। पूछो सवाल। पहला सवाल, अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, तो तुम कौन सा चुनोगे? हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे, क्योंकि आसान रास्ते में मजा नहीं है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे सामने राक्षस खड़ा हो और उसके पास अपार ताकत हो, तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे? अपनी शक्ति या अपनी बुद्धि? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताकत हर बार काम नहीं आती। तीसरा सवाल, तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या तुम इसे लेकर चले जाओगे या उसकी रक्षा करने का वचन दोगे? हम उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि सभी का है। जैसे ही वीर ने आखिरी जवाब दिया, आईना गायब हो गया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया और वहां एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर एक बड़ा खजाना रखा है, लेकिन उसके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा है।
उसकी आंखें लाल हैं और हाथ में एक विशाल तलवार है। तुम दोनों नादान बच्चे, ये खजाना मेरी शक्ति का स्रोत है। इसे छूने का सपना भी मत देखना। हम खजाना लेकर जाएंगे क्योंकि तुम इसे गलत कामों में इस्तेमाल करना चाहते हो। हमें इस जंगल की रक्षा करनी है। राक्षस हमला करता है, लेकिन वीर और कार्तिक अपनी ताकत और बुद्धि से उसे चकमा देते हैं। वीर ने परी के सिखाए मंत्र का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और अंत में गायब हो जाता है। वीर और कार्तिक खजाने के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि खजाने में सोना, हीरे और एक जादुई किताब है। उस किताब में जंगल की रक्षा के सारे मंत्र और रहस्य छिपे हैं। वीर और कार्तिक, तुमने साहस, बुद्धि और सच्चाई का रास्ता अपनाया। इस खजाने की असली ताकत तुम्हारे हाथ में है। ये किताब अब तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका सही इस्तेमाल हो। दोनों दोस्त उस जादुई किताब को लेकर गांव लौट आते हैं। अब गांव में खुशहाली आ जाती है और वे जंगल की रक्षा के लिए उस किताब का इस्तेमाल करते हैं। वीर और कार्तिक गांव के हीरो बन जाते हैं और माली बाबा उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे होते हैं और बोलते हैं, हमारे प्यारे दरबारियों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। देखना है कि आप में से कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में हलचल होती है। सभी दरबारी सोच में पड़ जाते हैं। एक दरबारी थोड़ा आगे बढ़कर, जहां पनाह, मेरी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत है। उसका विशाल आकार किसी से भी नहीं झुकता। अकबर मुस्कुराते हुए, अच्छा, पर्वत। थोड़ा रुकते हैं। और किसी का कोई जवाब? दूसरा दरबारी आगे बढ़ते हुए, हुजूर, मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे बड़ा आकाश है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। आकाश सोचते हुए, सही है, लेकिन क्या कोई और इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है? तीसरा दरबारी बोलता है, जहां पनाह, समुद्र सबसे बड़ा है। वह इतनी गहराई में है कि उसकी थाह लेना नामुमकिन है। समुद्र भी बड़ा है, हंसी के साथ, लेकिन मैं अब तक संतुष्ट नहीं हुआ। बीरबल, तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। जहां अपना, मेरे विचार में इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छा है। मनुष्य की इच्छा? यह कैसे? बीरबल, हुजूर, पर्वत, आकाश और समुद्र सभी बड़े हैं, लेकिन एक मनुष्य की इच्छा इतनी विशाल होती है कि वह जो भी करना चाहे वह कर सकता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे ये सब छोटे पड़ जाते हैं। अगर किसी ने मन में ठान लिया तो वह पर्वत भी हिला सकता है, आकाश की ऊंचाई भी छू सकता है और समुद्र की गहराई भी पा सकता है। मनुष्य की इच्छा ही उसे महान बनाती है। बीरबल, तुमने हमेशा की तरह सही उत्तर दिया। वाकई मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की हम प्रशंसा करते हैं। यह सुनो दरबारियों, आज बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। सीख मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर किसी के पास दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। रामपुर गांव में एक गोपी नाम का कुल्फी बेचने वाला रहा करता था, जो गांव में घूम घूम के कुल्फी बेचा करता था। वही दूसरी ओर मोंटी एक शरारती बच्चा था जो हमेशा मस्ती करता था। आओ बच्चों, ठंडी ठंडी कुल्फी खाओ। इस तपती गर्मी में चॉकलेट, बादाम, पिस्ता सब कुछ है। अरे गोपी काका, तुम्हें इंटरनेट के बारे में पता है? सुना है अब तो कुल्फी भी ऑनलाइन मिलती है। इंटरनेट? ये क्या होता है मोंटी? और कुल्फी कैसे ऑनलाइन मिलेगी? मेरा ठेला तो यहीं है। गांव के लोग हंसने लगते हैं और मोंटी अपनी शरारतें दिखाने के मूड में आ जाता है। अरे गोपी काका, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। अब दुनिया इंटरनेट से चलती है। तुम भी अगर इंटरनेट इस्तेमाल करने लगोगे तो तुम्हारी कुल्फी का ठेला पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। अरे ये इंटरनेट कौन सी नई चीज है मोंटी? मैं तो अपने ठेले से ही खुश हूँ। रामलाल, जो गांव का दुकानदार है, मोंटी से बातें कर रहा है। गोपी थोड़ी दूरी पर बैठा यह सब सुन रहा है। रामलाल, मोंटी से ये इंटरनेट क्या है रे? सुना है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है।
चाचा, इंटरनेट तो जादू की तरह है। इससे आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी दुकान खोल सकते हो। गोपी काका को भी कहो कि कुल्फी बेचने का वहाँ चेता पारो वहाँ ऐसी की तैसी है क्या शुरू करे। रामलाल और बाकी गांव वाले ठहाका लगाकर हंसते हैं। गोपी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोच में डूब जाता है कि कहीं उसका धंधा सच में पीछे तो नहीं रह गया है। अगर ये इंटरनेट सच में इतना बड़ा चमत्कार है तो मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। लेकिन उसी समय गांव में एक इंटरनेट एक्सपर्ट आता है जिसे मोंटी ने शहर से बुलाया है। इंटरनेट एक्सपर्ट गोपी के ठेले के पास आता है और उसे इंटरनेट से जोड़ने की बात करता है। गोपी पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मोंटी के कहने पर वह मान जाता है। एक्सपर्ट उसका ठेला इंटरनेट से जोड़ देता है और ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करवा देता है। अब देखो गोपी भाई, तुम्हारे कुल्फी के ठेले की वेबसाइट बन गई है। लोग अब तुम्हारी कुल्फी ऑनलाइन आदेश कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये क्या चमत्कार हो गया। मैं तो अब कहीं भी कुल्फी बेच सकता हूँ बिना ठेला लिए। गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव के लोग भी हैरान होते हैं। कुछ ही दिनों में गोपी की कुल्फी पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है और गोपी का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। शानी, गोपी अब इंटरनेट का चमत्कार समझ चुका है और गांव के लोगों के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहा है। मोंटी भी खुश होकर गोपी से माफी मांगता है कि उसने शुरू में सिर्फ शरारत की थी, लेकिन अब गोपी की सफलता देखकर उसे भी गर्व है। गोपी काका, अब तो तुम इंटरनेट वाले बन गए हो, तुम्हें तो अब कुल्फी किंग कहना चाहिए। हाँ मोंटी, अब समझ में आया कि इस इंटरनेट में वाकई में जादू है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत ही असली जादू है और मैं अपनी कुल्फी मेहनत से ही बनाता हूँ। इंटरनेट ने बस रास्ता आसान कर दिया। बिल्कुल सही कहा गोपी भाई। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम बड़ा बन सकता है, चाहे वह कुल्फी बेचना हो या कुछ और। इससे हमें यह सीख मिलती है, नई तकनीकें चाहे कितनी भी चमत्कारी हों, असली सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।